बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग समास, जिससे कि प्रयोग से किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने से अच्छा है उसे सूक्ष्म रूप में और बहुत छोटे शब्दों में कहा जाए। समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ है कि किसी भी बात को बहुत ही छोटे रूप में कह देना। किसी भी समास को पूर्ण रूप से जानने के लिए उसके 3 अंग जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पहला अंग है सामासिक शब्द, दूसरा है समास विग्रह, तीसरा है पूर्व पद और उत्तर पद। इनके द्वारा ही किसी समास को हम सिद्ध कर सकते हैं। हमने जाना समास के 3 अंग है। पहला अंग है सामासिक शब्द, यानी समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, परसर्ग या कारक लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब यहाँ कारक क्या है या परसर्ग क्या है? का इसका लुप्त हो गया, शब्द बना राजपुत्र। इसका दूसरा अंग है समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, यानी 2 शब्दों को तोड़ दिया जाए या 2 शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए। जैसे रसोई घर। रसोई घर मतलब खाना बनाने का स्थान। इसको हम अलग अलग शब्दों में पूर्ण रूप से कहें तो कैसे कहें? रसोई का घर। अब आता है समास का तीसरा पद। तीसरे पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? सब समास में 2 पद शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे नील कमल और गंगा जल। नील कमल में नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, यानी प्रथम पद पूर्व पद होता है और अंतिम पद उत्तर पद होता है। अब तक हमने जाना कि समास के कौन कौन से अंग होते हैं, तो हम सिद्ध कर सके कि यह समास है। अब हम जाने समास कहते किसको हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कमल के समान नयन, इसे हम कहेंगे क्या? कमल नयन भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में भी समास का बहुतायत में प्रयोग होता है, यानी बहुत अधिक समास का प्रयोग लेखक लोग करते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय और द्वंद्व समास। इस प्रकार से समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। अब हम देखते कौन कौन से? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास। अब हम देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। संख्यावाचक जिसमें अंक दिया हो, पूर्व पद माने पहला पद, विशेषण माने उसके गुण या अवगुण कोई भी विशेषता हो। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे समस्त पद है, कौन सा है? त्रिलोक। अब इसमें दिया है त्रि माने 3, लोक माने लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। अब इसे सूक्ष्म रूप में कहेंगे तो क्या कहेंगे? त्रिलोक। नवग्रह, नव यानी 9 ग्रहों का समूह, ये बड़ा शब्द बनता है। और हम छोटा शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? नवग्रह, ये हो जाता है समास। फिर है नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। इसमें क्या है? 9 रात्रियों का समूह एक वाक्य बनता है जाके, जबकि नवरात्र एक शब्द बन जाता है। इससे हम बड़े से छोटे रूप में जाने को हम समास द्विगु समास मानते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधानता है।
एक की कोई विशेषता यहाँ पर नहीं है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीता राम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा। बच्चों, आप लोगों को संधि और समास में अंतर समझने में समस्या आती है, तो यहाँ पर हम देखें समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं। जैसे संधि क्या है, संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। संधि के लिए दो वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास का विग्रह होता है। जैसे है पीत धन अंबर, और यहाँ पर होगा पीत और अंबर। तो यहाँ क्या एक शब्द आया है, वहां वर्ण है, यहाँ शब्द है।